Hello friends, welcome to Study in Gurukulam. This is NCERT Geography Class 6 Part 3. आज हम इसमें बात करेंगे लेसन 7 आवर कंट्री इंडिया के बारे में। इससे पहले मैंने लेसन 1 से लेकर लेसन 6 तक कवर किया हुआ है पार्ट 1 और पार्ट 2 में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेसन 7 हम पढ़ते हैं, आवर कंट्री इंडिया। सबसे पहले हम बात करेंगे द इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में। इंडियन सब कॉन्टिनेंट क्या है, इसमें कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं सब कॉन्टिनेंट क्या होता है। सब कॉन्टिनेंट एक लार्ज लैंड मास होता है, एक बड़ा सा लैंड मास का एरिया होता है जो कॉन्टिनेंट से छोटा होता है, महाद्वीप से छोटा होता है, लेकिन उसमें कई सारी कंट्रीज आती हैं। जैसे मैं बात करूं इंडियन सब कॉन्टिनेंट की, तो उसमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका एंड मालदीव, इंडिया के जितनी नेबर कंट्रीज हैं वो सब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आती हैं। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं अब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में। इंडिया की पोजीशन कहाँ पर है। ठीक है, इंडिया हमारा ईस्ट में लाई करता है, एशिया कॉन्टिनेंट में लाई करता है, ईस्टर्न पार्ट में है हमारा इंडिया। और हमारा इंडिया का जो लैटिट्यूड है नॉर्थ में देखा जाए तो वो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड है और साउथ में 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड है। और अगर हम लॉन्गिट्यूड की बात करें तो ईस्ट में जहां पर अरुणाचल प्रदेश से होता हुआ जाता है ये 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट इसका लॉन्गिट्यूड है, और गुजरात से लॉन्गिट्यूड है, और ये गुजरात से होकर जाता है। इसका लॉन्गिट्यूड जो वेस्ट में है वो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट इसका लॉन्गिट्यूड है। ठीक है, तो ये है इंडिया की पोजीशन, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। अब मैंने आपको बताया था पिछले स्लाइड में कि इंडिया के अर्थ के कुछ मेजर लैटिट्यूड्स भी होते हैं, जैसे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, इक्वेटर होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, कर्क रेखा, वो हमारे इंडिया के एकदम बीच से, मिडल से, मध्य से होकर गुजरता है। उसमें अब ये देखिए, क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछते हैं कि इंडिया में जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है बीचों बीच, वो किस किस स्टेट से होकर गुजरता है। तो मैं आपको बता दूं, इसमें गुजरात सबसे पहले, फिर राजस्थान, देन मध्य प्रदेश, देन छत्तीसगढ़, देन झारखंड, देन वेस्ट बंगाल, देन त्रिपुरा एंड लास्ट में मिजोरम से होकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाता है। ठीक है, तो ये चीज आप नोट कर लीजिएगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किन किन स्टेट से होकर गुजरता है। और अब मैं आपको बता दूं इंडिया का जो टोटल एरिया है वो कितना है। इंडिया का टोटल एरिया 32.8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। ओके, इंडिया की जो पोजीशन है एरिया में वो 7th लार्जेस्ट कंट्री है। अगर पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री। ओके, और अगर हम नॉर्थ साउथ की बात करें, इंडिया का जो नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन है कश्मीर टू कन्याकुमारी, उसका है एरिया, टोटल लेंथ जो है वो 3287 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर है, 3214 किलोमीटर। ओके, इसका जो लंबाई है। और हम ईस्ट से वेस्ट देखें, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश की अगर आप देखते हैं उसकी लंबाई, तो उसकी लंबाई है 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर इसकी ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन की लंबाई है। ओके, अब मैं कुछ मेजर वाटर बॉडीज की बात कर देती हूँ। इसमें क्या है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, इंडिया में अगर आप साउथ में आते हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ इंडियन ओशन मिलेगा, हिंद महासागर मिलेगा। अगर आप साउथ वेस्ट में जाते हैं तो यहाँ आपको अरेबियन सी मिलेगा, अरब सागर मिलेगा। और अगर आप साउथ ईस्ट में जाते हैं तो यहाँ आपको बे ऑफ बंगाल मिलेगी, बंगाल की खाड़ी। ओके, तो ये है मेजर वाटर बॉडीज जो इंडिया के तीनों और इंडियन पेनिनसुला के तीनों ओर घिरी हुई हैं। ठीक है, आइए अब आगे देखते हैं क्या है। अब हम पॉलिटिकल बात करते हैं, पॉलिटिकल पोजीशन क्या है इंडिया की। इंडिया में जो टोटल स्टेट हैं वो है 29 स्टेट। 2014 के पहले इंडिया में केवल 28 स्टेट हुआ करते थे, लेकिन 2014 में 2 जून 2014 में इंडिया में एक और स्टेट बना जो 29 स्टेट था, वो था तेलंगाना। तेलंगाना कैसे बना, आंध्र प्रदेश को 2 भाग में डिवाइड किया गया, एक तो आंध्र प्रदेश था जो पहले से था और दूसरा हो गया तेलंगाना। ठीक है, तो अब इंडिया में कुल टोटल 29 स्टेट हैं और 7 यूनियन टेरिटरीज हैं। ठीक है, 7 यूनियन टेरिटरीज मीन्स 7 संघ शासित प्रदेश हैं। आइए हम देखते हैं कौन कौन से संघ शासित प्रदेश हैं। सबसे पहले तो है लक्षद्वीप, ये एक आइलैंड है। देन अंडमान एंड निकोबार, ये भी एक आइलैंड है। देन है दमन एंड दीव। ठीक है, नेक्स्ट है चंडीगढ़, नेक्स्ट दिल्ली जो हमारा कैपिटल भी है, नेक्स्ट है पुडुचेरी एंड नेक्स्ट लास्ट जो है वो दमन एंड दीव। तो ये हमारे 7 यूनियन टेरिटरीज हैं। ओके, अब इंडिया में जो स्टेट है उनको किस तरह से डिवाइड किया गया है।
या आप सोचते होंगे कैसे इंडिया के स्टेट को डिवाइड किया गया है। तो इंडिया के स्टेट को उनकी लैंग्वेज के आधार पर, उनके लैंग्वेज के बेसिस पर डिवाइड किया गया है। अगर आप देखिए पंजाब में जाते हैं तो आप देखते होंगे वहाँ के लोग पंजाबी बोलते हैं, गुजरात में जाए तो वहाँ अधिकतर गुजराती बोलते हैं। अगर आप इसी तरह केरला या तमिलनाडु में जाए तो वहाँ आप देखते होंगे तमिल बोलते हैं। तो इस तरह से उनके लैंग्वेज के अकॉर्डिंग स्टेट को डिवाइड किया गया है। और ये चीज़ याद रखिए, सबसे पहला स्टेट आंध्र प्रदेश था जिसे लैंग्वेज के बेसिस पर डिवाइड किया गया था, बनाया गया था लैंग्वेज के बेसिस पर। ठीक है, अब और नेक्स्ट ये न्यू दिल्ली इज द नेशनल कैपिटल। ये तो आप जानते हैं कि न्यू दिल्ली हमारा नेशनल कैपिटल है। तो ये थी पूरी इंडिया की पॉलिटिकल पोजीशन। ठीक है, इसे अच्छे से देखिए और इनके जो 29 स्टेट्स हैं उनके नाम अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये पूरे 29 स्टेट हैं, इन्हें देख लीजिए आप। नेक्स्ट हम आते हैं, फिजिकल पोजीशन क्या है इंडिया की। इंडिया में जो फिजिकल फीचर्स हैं, कौन कौन से फिजिकल डिविजन्स हैं इंडिया में। ठीक है, देयर आर बेसिकली 6 मेजर फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। इंडिया में मेजर रूप से हमें दिखाई देते हैं वो 6 मेजर डिवीजन है, फिजिकल डिवीजन। ठीक है, आइए हम बात करते हैं सबसे पहली द हिमालय रीजन। अगर आप नॉर्थ में देखते हैं, जम्मू कश्मीर से लेकर आप अरुणाचल प्रदेश की ओर जाइए नॉर्थ में, तो आपको पूरे पहाड़, माउंटेन मिलेंगे, पर्वत मिलेंगे। ठीक है, तो वो है पूरा हिमालय रीजन, वहां पूरे हिमालय का एक्सटेंशन है। ओके, नेक्स्ट है द नॉर्दर्न फर्टाइल प्लेन। फर्टाइल प्लेन के बारे में आपको बता दूं, इसके पहले भी स्लाइड में पार्ट 2 में आपको बता चुकी हूँ प्लेन्स के बारे में। यहाँ भी बता देती हूँ कि हमारे इंडिया में जो मेजर नदियां हैं, मेजर रिवर्स हैं, वो है गंगा, ओके, नॉर्थ में, और ब्रह्मपुत्रा नॉर्थ ईस्ट में बहती हैं। और एक नदी है जो तिब्बत से होते हुए आती है जम्मू कश्मीर फिर पाकिस्तान, उसका नाम है इंडस नदी। ठीक है, इंडस नदी देखिए यहाँ से यहाँ होकर जाती है, पाकिस्तान चली जाती है। तो इससे हमें हमारे 3 मेजर प्लेन्स बने हुए हैं। एक है पंजाब हरियाणा प्लेन्स, दूसरा है गंगा प्लेन्स और तीसरा है ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स। ठीक है, इंडस की वजह से हमारा पंजाब और हरियाणा प्लेन बना हुआ है जो फ्लैट लैंड है। गंगा की वजह से, गंगा में कई सारी ट्रिब्यूटरीज भी हैं और गंगा बहुत बड़ी नदी है, उसकी वजह से हमारा पूरा नॉर्दर्न एरिया जो है ये पूरा गंगेटिक प्लेन बना हुआ है। और इधर हमारा जो नॉर्थ ईस्टर्न एरिया है, असम वाला पार्ट जो है, वो हमारा ब्रह्मपुत्रा प्लेन बना हुआ है। ठीक है, प्लेन्स में बहुत ही हैबिटेशन एरिया होता है, यहाँ बहुत लोग रहते हैं क्योंकि यहाँ बहुत सारी इंडस्ट्रीज होती हैं। यहाँ रहना बहुत इजी होता है क्योंकि यहाँ ट्रांसपोर्टेशन बहुत इजी होता है। अगर आप माउंटेन्स में, हिली रीजन में चले जाएं तो वहाँ लाइफ इतनी इजी नहीं है एज कम्पेयर टू प्लेन्स। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं द ग्रेट इंडियन डिजर्ट। आप ये सुन के ही आपके दिमाग में आ जाता होगा राजस्थान। ओके, तो राजस्थान में हमारा एक डिजर्ट है जिसका नाम है थार डिजर्ट। ओके, तो वहां पर डिजर्ट पाए जाते हैं क्योंकि वहां प्रेसिपिटेशन, वर्षा बहुत कम होती है, वहां रेन नहीं होता है जल्दी, इसलिए वहां पर पूरा जो एरिया है पूरा रेत है, पूरा एरिड रीजन है, डिजर्ट रीजन है। ठीक है, नेक्स्ट है द सदर्न प्लेट्यू, आप जानते होंगे पठार। ठीक है, पठार पूरा ये जो हमारा पूरा एरिया है, ये साउथ का जो एरिया है पूरा, डक्कन प्लेट्यू इसे कहते हैं, ये पूरा पठार से घिरा हुआ है। ठीक है, यहाँ पठार पूरे बने हुए हैं। नेक्स्ट जो हमारा फिजिकल डिवीजन है वो है कोस्टल प्लेन। कोस्टल प्लेन आप जानते हैं, अगर यहाँ हमारी वाटर बॉडीज हैं, इधर भी हमारी वाटर बॉडी है, तो ये जो इसका जो कोस्ट लाइन को जो टच कर रहा है, जो एरिया यहाँ से यहाँ तक आप देख रहे हैं, इसको हम कोस्टल प्लेन कहते हैं। ठीक है, और लास्ट जो हमारा फिजिकल डिवीजन है वो होता है आइलैंड। आइलैंड आप जानते होंगे हिंदी में उसे द्वीप कहते हैं। तो हमारे यहाँ भी बहुत सारे आइलैंड हैं। कुछ आइलैंड तो हमारे गल्फ ऑफ खैम्बट में है, कुछ हमारे यहाँ गुजरात के पास है कुछ आइलैंड हमारे, लेकिन जो मेजर आइलैंड है वो है लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है, तो मैं उसके बारे में अब आगे बात करती हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे हिमालय रीजन की। ओके, तो द ग्रेट माउंटेन वॉल ऑफ द नॉर्थ, क्या कहते हैं हिमालय को? द ग्रेट माउंटेन वॉल ऑफ द नॉर्थ। ओके, इसे द ग्रेट माउंटेन वॉल ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं क्योंकि इसमें माउंट एवरेस्ट पाया जाता है। हिमालय में ही माउंट एवरेस्ट होता है जो नेपाल में स्थित है। ठीक है, और ये सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा माउंटेन है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट, इसकी हाइट जो है 8850 मीटर है। ठीक है, यहाँ देखिए मैंने किलोमीटर गलती से हो गया है, इसको आप मीटर कर लीजिएगा। 8850 मीटर है इसकी हाइट। ओके, तो अब हम बताते हैं सबसे पहले हिमालय जो है वो इंडिया के नॉर्दर्न रीजन में आप देखेंगे, जम्मू कश्मीर से होते हुए आप जाइए यहाँ और फिर आप जाइए अरुणाचल प्रदेश तक, पूरा नॉर्थ से लेके नॉर्थ ईस्ट तक पूरा हिमालय है। और ये एक आर्क की तरह शेप बनाता है, आर्क लाइक शेप, ये देखिए ये एक आर्क की तरह शेप बनाता है। ठीक है, हिमालय का जो एक्सटेंशन है, इसकी लेंथ जो है मैं आपको बता दूं 2500 किलोमीटर लॉन्ग है। ओके, वेस्ट से अगर आप ईस्ट में जाते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हैं, तो इसकी जो लेंथ है वो 2500 किलोमीटर लॉन्ग है और इसकी जो चौड़ाई है वो 250 से
400 किलोमीटर तक की है, मतलब 250 to 400 किलोमीटर इसकी ब्रेड्थ है। ओके, आइए अब हम कुछ बात करते हैं। हिमालय बहुत ही ब्रॉड है, बहुत बड़ा है, इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसको हम एक साथ नहीं पढ़ सकते, इसलिए हमने इसको डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो डिवीजन ऑफ हिमालयास हम देखते हैं। हिमालय को 3 मेजर पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है द ग्रेटर हिमालयास और हिमाद्री। सबसे पहला हिमालय जो यहाँ से होकर जाता है वो द ग्रेटर हिमालय है, उसे हिमाद्री भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट जो डिवीजन है उसका वो है लेसर हिमालय और हिमाचल हिमालय। जो हिमाचल प्रदेश से होकर जाता है हिमालय उसे हम हिमाचल हिमालय या लेसर हिमालय कहते हैं। वो उस ग्रेटर हिमालय से थोड़ा उसका जो हाइट होता है वो कम होता है। और जो तीसरा हिमालय है वो आउटर हिमालय है, जिसे शिवालिक भी कहते हैं। ठीक है, उसका हाइट जो है वो लेसर हिमालय से थोड़ा कम होता है, मीन सबसे कम होता है। ठीक है, तो उसे आउटर हिमालय शिवालिक कहते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई ग्रेटर हिमालयास, लेसर हिमालयास और आउटर हिमालयास की। आइए हम देखते हैं कुछ हिमालयास की जो माउंटेन पीक्स हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने बताया द वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन, वर्ल्ड का जो सबसे हाईएस्ट माउंटेन है वो माउंट एवरेस्ट जो नेपाल में है। ओके, इसकी हाइट जो है 8850। देखिए ये पुराना है, 8848 लिखा हुआ है, बट इसकी हाइट अब थोड़ी सी इंक्रीज हो गई है, आप ये याद रखिएगा 8850 मीटर हो गई है। ओके, नेक्स्ट है माउंट केटू, जिसे गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। इसकी जो हाइट है वो 8611 मीटर है और ये इंडिया में है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इंडिया का जो हाईएस्ट पीक है वो क्या है, तो आप ये याद रखिए, बहुत से लोग माउंट एवरेस्ट लगा के चले आते हैं, बट माउंट एवरेस्ट इंडिया में नहीं, नेपाल में है। इंडिया का हाईएस्ट पीक केटू है, गॉडविन ऑस्टिन, और उसके बाद सेकंड हाईएस्ट पीक इंडिया का कंचनजंगा है। ठीक है, तो ये पूरा टेबल आप पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट हम देखते हैं प्लेट्यू। प्लेट्यू के बारे में मैंने बताया जैसे कि ये एक फ्लैट लैंड होता है, थोड़ा उठा हुआ लैंड होता है, फ्लैट होता है, टेबल लैंड जिसे कहते हैं, अपलैंड होता है ये। और इंडिया में अगर हम प्लेटू की बात करें तो इंडिया में 2 तरह के प्लेटू होते हैं, इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो है सेंट्रल प्लेटू। ठीक है, सेंट्रल प्लेटू जो होता है सेंट्रल इंडियन प्लेटू। नॉर्थ में अगर आप देखते हैं अरावली रेंज, अरावली रेंज से अगर आप साउथ में जाते हैं, नीचे आते हैं मध्य प्रदेश के पास, तो वहां बहुत सारे प्लेटू पाए जाते हैं। ठीक है, वहां बहुत सारे प्लेटू होते हैं, इसलिए उसको हम सेंट्रल इंडियन प्लेटू कहते हैं, क्योंकि वो सेंट्रल में होते हैं। और एक प्लेटू होता है दक्कन प्लेटू। अगर आप साउथ में जाते हैं तो देखते हैं वहां पूरा महाराष्ट्र से लेकर केरला तक, केरला से फिर तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उसको ले लें तो वो पूरा प्लेटू से ही घिरा हुआ है। ठीक है, साउथ में है इसलिए उसे दक्कन प्लेटू कहते हैं। ओके, आइए तो इसके बारे में कुछ बात करते हैं। सेंट्रल प्लेटू की सबसे पहले बात करें तो सेंट्रल प्लेटू जो है अरावली के साउथ में, अरावली एक रेंज है, माउंटेन रेंज है, उसके साउथ में दक्षिण में जितना पूरा प्लेटू आपको दिखेगा, विंध्या रेंज से लेके इधर पूरा, ये पूरा सेंट्रल इंडियन प्लेटू। इसमें जो प्लेटू है वो है मारवाड़ प्लेटू, बुंदेलखंड प्लेटू, मालवा प्लेटू, बाघेल खंड, छोटा नागपुर प्लेटू, वेरी इंपॉर्टेंट, आप जानते होंगे छोटा नागपुर प्लेटू, रांची प्लेटू, हजारीबाग प्लेटू। ओके, तो ये सब प्लेटू है। और दक्कन प्लेटू की बात करें तो महाराष्ट्र प्लेटू, तेलंगाना प्लेटू, कर्नाटक प्लेटू, तो ये सब प्लेटू जो है दक्कन प्लेटू में आते हैं। दक्कन प्लेटू इज द ओल्डेस्ट प्लेटू ऑफ इंडिया। ओके, ये सबसे ओल्डेस्ट प्लेटू है। जब इंडिया फॉर्म भी नहीं हुआ था, मतलब जब इंडिया अपने एग्जैक्ट पोजीशन पर नहीं आया था जहां पर इंडिया इस टाइम है, तो उससे पहले दक्कन प्लेटू बन चुका था। बहुत पुराना प्लेटू है ये। ओके, नेक्स्ट है सह्याद्री और वेस्टर्न घाट। आप इंडिया का देखते हैं, इंडिया का जो ये मैप है ये पूरा, ठीक है, यहाँ पर हमारा पूरा प्लेटू है। ठीक है, अब हम वेस्टर्न घाट की बात करते हैं। ये वाला एरिया जो है, ठीक है, ये वेस्टर्न घाट है और ये वाला जो एरिया है ये ईस्टर्न घाट है। ओके, तो वेस्टर्न घाट को हम सह्याद्री भी कहते हैं, कहा जाता है सह्याद्री। और वेस्टर्न एज ऑफ द प्लेटू राइजेस स्टीपली फ्रॉम द अरेबियन सी टू फॉर्म द वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, वेस्टर्न एज जो है वो अरेबियन सी से थोड़ा उठा हुआ है, राइज किया हुआ है। ये चीज यहाँ पर देखिए, ये हमारा अरेबियन सी है पूरा, ठीक है, यहाँ से उठा हुआ पार्ट है, ये वेस्टर्न घाट है हमारा। इसी तरह यहाँ बे ऑफ बंगाल है, यहाँ से उठा हुआ पार्ट जो है हमारा ईस्टर्न घाट है। ईस्टर्न घाट को हम मलयदिरी भी कहते हैं, मलयदिरी, और वेस्टर्न घाट को सह्याद्री। ओके, अब हम देखते हैं, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ईस्टर्न घाट की। ईस्टर्न घाट में बहुत सारी नदियां जो है वो अपना डेल्टा बनाती हैं, जैसे कि गोदावरी नदी, महानदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, ये सब नदियां हैं, कुछ मेजर नदियां हैं जो ये अपना डेल्टा यहाँ ईस्टर्न घाट पर बनाती हैं। ऐसे ही दक्कन में जो है नर्मदा एंड ताप्ती रिवर बहती है, वो डेल्टा तो नहीं बनाती है, बट वो वेस्ट की तरफ बहती है, जो जाके अरेबियन सी में गल्फ ऑफ खाम्बट में गिरती है, गुजरात के पास। ओके,
तो ये था वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बारे में कुछ। और हाँ, एक बात और मैं बता दूं आपको, वेस्टर्न घाट, ये जो हमारा पूरा वेस्टर्न घाट है केरला से कर्नाटक, केरला, गोवा, महाराष्ट्र वाला जो पार्ट है, यहाँ का जो सबसे हाईएस्ट रेंज है, हाईएस्ट माउंटेन है, उसका नाम है अनईमुड़ी, अन्नामुड़ी या अनईमुड़ी उसे कहते हैं। ओके, उसकी हाइट है 2695 मीटर और ये सह्याद्री रेंज में लोकेटेड है। ओके, ये वेस्टर्न इंडिया हाईएस्ट पीक है इस पेनिनसुला का, ठीक है। और इसी तरह इसकी जो अगर हम बात करें प्लेटू का जो एलिवेशन है कितनी हाइट पर है, तो ये 300 से 900 मीटर की हाइट है इसका एलिवेशन। प्लेटू की जो ऊंचाई है, ये जो पूरा प्लेटू है, इसकी ऊंचाई 300 से लेकर 900 मीटर तक की है। ओके, तो ये था कुछ प्लेटू के बारे में, आप जान ही गए होंगे इसमें क्या क्या है। हम बात करते हैं कोस्टल प्लेन की। कोस्टल प्लेन क्या होते हैं? सबसे पहले मैं बताऊं कोस्टल प्लेन के बारे में कुछ। नैरो स्ट्रिप ऑफ फ्लैट लैंड ऑन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट आर नोन एज द ईस्ट कोस्टल प्लेन एंड वेस्ट कोस्टल प्लेन रेस्पेक्टिवली, ठीक है। नैरो स्ट्रिप, फ्लैट लैंड का जो नैरो स्ट्रिप है, ये देखिए आप, पतला सा भाग दिख रहा है आपको यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये जो एरिया है, इसके बाहर वाला जो एरिया है, इस नैरो स्ट्रिप को हम, जो फ्लैट लैंड है, एक प्लेन है जहाँ हम रहते हैं, यूपी, बिहार, ये इस तरह का प्लेन है यहाँ पर, इसको हम कोस्टल प्लेन कहते हैं। ये हमारा पूरा एरिया वेस्ट कोस्टल प्लेन है क्योंकि ये वेस्ट में है, और ये हमारा पूरा एरिया ईस्ट कोस्टल प्लेन है क्योंकि ये ईस्ट में है, ठीक है। हम सबसे पहले बात करते हैं वेस्ट कोस्टल प्लेन की, ठीक है। वेस्ट कोस्टल प्लेन अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट के बीच में लाई करता है। ये हमारा अरेबियन सी है पूरा, ओके। ये हमारा पूरा वेस्टर्न घाट है और इनके बीच हमारा वेस्ट कोस्टल प्लेन है, ओके। ये चीज आप ध्यान से देखिए, अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट के बीच में हमारा वेस्ट कोस्टल प्लेन है। और ये नॉर्थ में, अगर आप नॉर्थ में देखें तो ये ब्रॉडर है। नॉर्थ में जैसे गुजरात से होते हुए आप महाराष्ट्र में आएंगे तो यहाँ का जो कोस्टल प्लेन है, इसका जो चौड़ाई है, ये थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन साउथ में आते आते, केरला तक आते आपकी इसकी चौड़ाई कम हो जाती है, ठीक है। और अब ये देखिए, कोस्टल प्लेन को कहते क्या है? गुजरात से गोवा तक के प्लेन को हम कोकड़ प्लेन कहते हैं। ये देखिए लिखा हुआ है, गुजरात से गोवा तक के प्लेन को कोकड़ कोस्ट कहते हैं, और फिर गोवा से, कर्नाटक से केरला तक के प्लेन को हम मालाबार कोस्ट कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिए ये कि गुजरात से गोवा तक के प्लेन को हम कोकड़ प्लेन कहते हैं, कोकड़ कोस्टल प्लेन कहते हैं, और कर्नाटक से केरला तक के प्लेन को हम मालाबार कोस्ट कहते हैं, ओके। फिर हम इधर आते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में हम देखते हैं कि ये बे ऑफ बंगाल और ईस्टर्न घाट के बीच में, ईस्टर्न घाट, ये हमारा बे ऑफ बंगाल है, ये हमारा ईस्टर्न घाट है, इनके बीच में हमारा ईस्ट कोस्टल प्लेन लाई करता है, ओके। ईस्ट कोस्टल प्लेन जो है उड़ीसा से कन्याकुमारी तक है, ओके। साउथ में ऊपर से उड़ीसा में आप जाइए और नीचे कन्याकुमारी तक हमारा ईस्ट कोस्टल प्लेन फैला हुआ है। अब देखिए इसका जो नॉर्दर्न पार्ट है, ये वाला जो नॉर्दर्न पार्ट है, यहाँ से यहाँ तक, इसको नॉर्थ किरकार्स कहते हैं, नॉर्दर्न किरकार्स। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है नॉर्दर्न किरकार्स, ओके। उसके बाद आप सदर्न पार्ट में आइए, यहाँ से आंध्र प्रदेश से लेके आप तमिलनाडु तक, आंध्र प्रदेश से आप तमिलनाडु तक नीचे तक आएंगे तो यहाँ पर जो प्लेन है उसको हम कहते हैं कोरोमंडल कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये चारों आप याद रखिए, कोकड़ कोस्ट, मालाबार कोस्ट, देन नॉर्दर्न किरकार्स एंड देन कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है। अब यहाँ पर भी कुछ नदियां हैं जो अपना डेल्टा बनाती हैं, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। और ये कोस्ट जो है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है, उड़ीसा से तमिलनाडु तक, ये राइस कल्टीवेशन के लिए फेमस है। यहाँ पर राइस बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होता है, ठीक है। यहाँ पर कुछ लेक्स भी पाए जाते हैं, जैसे कि चिलिका लेक्स, ये एक सलाइन लेक्स है, यहाँ के जो पानी में नमक पाया जाता है, उड़ीसा में है चिलिका लेक, वेरी फेमस है, ये देखिए लिखा हुआ है। और एक आंध्र प्रदेश में है पुलिकट लेक, ठीक है, ये भी वेरी फेमस लेक है, लगून है ये ईस्ट कोस्ट का। और हमारा वेस्ट कोस्ट में एक लगून है जिसे वेम्बनाड लेक कहते हैं, ये केरला में है, ठीक है। तो ये याद रखिए, चिलिका लेक, पुलिकट लेक, एंड वेस्ट में है हमारा वेम्बनाड लेक, ओके। सॉरी। नेक्स्ट हम देखते हैं आइलैंड ग्रुप, ठीक है। आइलैंड ग्रुप की हम बात करें तो आइलैंड हमारे बहुत सारे आइलैंड, जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे आइलैंड गल्फ ऑफ खाम्बट में पाए जाते हैं, गुजरात के पास भी बहुत सारे आइलैंड है, छोटे छोटे आइलैंड है बहुत, इसलिए हम उनकी बात नहीं करेंगे। हम मेजर आइलैंड, जो 2 मेजर आइलैंड है हमारे यहाँ, एक है लक्षद्वीप आइलैंड और दूसरा है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है, उसकी हम बात करते हैं।
सबसे पहले हम लक्षद्वीप आइलैंड की बात करते हैं। लक्षद्वीप आइलैंड इज अ ग्रुप ऑफ टोटल 36 कोरल आइलैंड इन द अरेबियन सी। ये हमारा लक्षद्वीप आइलैंड है, ये अरेबियन सी में है। अगर आप केरला कोस्ट से, ये देखिए ये केरला है, अगर आप केरला से 300 किलोमीटर वेस्ट में जाएंगे, आप केरला से यहाँ जाएंगे आप 300 किलोमीटर तक, तो आपको मिल जाएगा लक्षद्वीप आइलैंड। ठीक है, लक्षद्वीप आइलैंड 36 कोरल आइलैंड का ग्रुप होता है। यहाँ पर 36 आइलैंड है, छोटे छोटे आइलैंड है। ठीक है, और लक्षद्वीप आइलैंड एक कोरल आइलैंड। अभी मैं बताऊंगी आपको कोरल क्या होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो हमारा बे ऑफ बंगाल में है, ये देखिए अंडमान एंड निकोबार का कैपिटल पोर्ट ब्लेयर है। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार में बहुत सारे आइलैंड हैं, टोटल है 324 आइलैंड। यहाँ पर टोटल 324 आइलैंड पाए जाते हैं। और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में बहुत सारे आइलैंड ऐसे हैं जो इनहेबिटेड हैं। यहाँ मतलब बहुत से लोग यहाँ नहीं रहते, अधिकतर जो है वो पोर्ट ब्लेयर में रहते हैं या तो अंडमान में रहते हैं। ठीक है, निकोबार में बहुत कम लोग रहते हैं। देखिए इसको कई पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। अंडमान को ये देखिए नॉर्थ अंडमान, देन मिडल अंडमान, देन साउथ अंडमान, और निकोबार को लिटिल निकोबार। ये देखिए ये है लिटिल, सॉरी यहाँ लिखा नहीं है इसमें, बट इसके नीचे है लिटिल निकोबार, देन ग्रेट निकोबार, देन कार निकोबार। ठीक है, तो इस क्रम को याद रखिए, कभी कभी एग्जाम में पूछता है। एक बात और मैं बता दूं, अंडमान और निकोबार के बीच एक चैनल है जो इन दोनों को सेपरेट करता है, अलग करता है अंडमान को निकोबार से। उस चैनल को कहते हैं हम 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो लैटिट्यूड है वो 10 डिग्री से होकर गुजरता है। मैंने बताया था जैसे कि ये लैटिट्यूड जो है वो 10 डिग्री से होकर ऐसे गुजरता है, यहाँ पर 10 डिग्री लैटिट्यूड है। ओके, तो ये था आइलैंड के बारे में, अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप आइलैंड है। ओके, नेक्स्ट मैं बता दूं आपको कोरल्स। मैंने आपको कहा था कोरल्स क्या होते हैं। कोरल्स हमारे पास एक कोरल आइलैंड है जो है लक्षद्वीप आइलैंड, वो पूरा कोरल आइलैंड है। कोरल एक मरीन एनिमल होते हैं जो समुद्र में पाए जाते हैं। ठीक है, समुद्र में मरीन एनिमल पाए जाते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, ये बहुत टाइनी होते हैं, टाइनी मरीन एनिमल्स होते हैं, इसे पॉलिप्स कहते हैं। कोरल जब स्केलेटन बन जाते हैं, जब मर जाते हैं, कोरल ब्लीचिंग हो जाती है, क्योंकि देखिए कोरल जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर उनको नहीं चाहिए होता है जीवित रहने के लिए। ठीक है, इनको बहुत कम टेम्परेचर चाहिए होता है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग इतनी ज़्यादा है, या फिर जो हम गंदगी जो है पानी में चला जाता है, या एसिड चला जाता है, कुछ ऐसे हार्मफुल केमिकल चले जाते हैं पानी में, उसकी वजह से जो कोरल समुद्र के अंदर होते हैं, जो मरीन एनिमल होते हैं, वो मर जाते हैं। ठीक है, तो मरने के बाद ये पॉलिप बन जाते हैं। और इनके में एक पैटर्न ये होता है कि जब मरते हैं, एक कोरल मरता है तो उसके ऊपर दूसरा कोरल मर जाता है, फिर उसके ऊपर तीसरा कोरल। इसी तरह जो कोरल्स होते हैं वो एक के ऊपर करके इस तरह बहुत बड़ा सा हाई स्केलेटन बना लेते हैं। बहुत हार्ड हो जाता है, ये हार्ड स्केलेटन बना देते हैं, और बाद में ये एक आइलैंड की तरह हो जाता है। इसी तरह हमारा लक्षद्वीप आइलैंड बना है, वहाँ पहले कोरल रहे होंगे, फिर मर के एक के ऊपर एक, इसमें बहुत लाखों करोड़ों साल लगे होंगे इसको लक्षद्वीप आइलैंड को बनने में, क्योंकि बहुत बड़ा आइलैंड है ये लक्षद्वीप आइलैंड। ओके, तो मैंने आप कवर कर दिया क्लास 7 ज्योग्राफी का, क्लास 6 ज्योग्राफी एनसीईआरटी मैंने कवर किया चैप्टर 7। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जितना हो सके उतना शेयर करिए ताकि और भी लोग देख सकें मेरा चैनल। ओके, मेरे इस वीडियो को देख सकें। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।